हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 25। उफ, कितने पागल हो ना आप आदित्य। अनामिका ने शीशे में देखते हुए कहा। अभी वह आदित्य की शर्ट पहन के कमरे में यहाँ से वहाँ तितली बनी उड़ रही थी कि तभी राधा कमरे में किसी काम से आई। अनामिका को ऐसे घूमते देखकर राधा ने हंसते हुए कहा, अरे अनामिका, क्या हो गया। राधा को वहां देखते ही अनामिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से आदित्य की शर्ट निकाली और उसे रखकर राधा के सामने आकर कहा, कुछ नहीं आंटी, आप कहिए, आप यहाँ। हाँ, वो आकाश की शादी अच्छे से हो जाए, इसके लिए दर्शन करने सभी शिव मंदिर जा रहे हैं। तुम चलोगी? हाँ, अभी आते हैं, अनामिका ने कहा तो राधा उसे जल्दी आने का बोलकर चली गई। कुछ देर बाद अनामिका नीचे आई और सबके साथ मंदिर के लिए निकल गई। दादू और राकेश घर पर ही रुक गए। आकाश गाड़ी चला रहा था। दादी माँ उसके बगल में थी। अनामिका, अवनी और राधा पीछे। अवनी अनामिका को कुछ बताने में लगी थी और राधा की आंखों के सामने बार बार अनामिका का हंसता चेहरा आ रहा था जब वो आदित्य की शर्ट पहनकर कमरे में घूम रही थी। सहसा ही राधा मुस्कुरा उठी। गाड़ी मंदिर के सामने पहुंची। शाम हो चुकी थी। सभी अंदर चले आए। राधा ने पूजा की थाली पंडित जी को दी और आकाश नीता के नाम से पूजा करने को कहा। अपनी आकाश और अनामिका मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। दादी माँ दीपक जला रही थी। पंडित जी ने पूजा करके थाली राधा को देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, सब शुभ होगा। तभी आकाश, अनामिका और अपनी भी आ गए। उन्होंने पंडित जी को नमस्ते की। पंडित जी ने उन सबको तिलक किया, प्रसाद दिया, लेकिन जैसे ही अनामिका को तिलक किया, उनके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा बिटिया? जी, अनामिका राजपूत। अनामिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा नसीब बहुत भाग्यशाली है बिटिया। जिस घर में भी जाओगी खुशियों से भर दोगी। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। पंडित जी की बातें सुनकर अनामिका को अच्छा लगा। सभी घर चले आए। रात का खाना खाकर अनामिका और अवनी कमरे में चले आए। अवनी अपने लैपटॉप में बिजी हो गई और अनामिका शॉल कंधों पर डाले बालकनी में आकर खड़ी हो गई। रात के 10 बज रहे थे। अनामिका बालकनी में खड़ी रात के उस खामोश पहर को देख रही थी। आदित्य के साथ बिताया वक्त उसकी आंखों में सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। उसका अनामिका को परेशान करना, अनामिका से बार बार टकराना, आदित्य का उसकी केयर करना, सब अनामिका को बहुत याद आ रहा था। उसे याद आया कि आदित्य ने उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव किया था। अनामिका अंदर जाकर अपना फ़ोन ले आई। फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसमें मुश्किल से 10 से 12 नंबर सेव होंगे। अनामिका आदित्य का नंबर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक नाम पर जाकर ठहर गई और वह मुस्कुरा उठी। आदित्य ने अपना नंबर उसके फ़ोन में सड़ू नाम से सेव किया था। अनामिका ने नंबर डायल किया। फ़ोन की रिंग के साथ ही उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उधर आदित्य पूरे दिन पढ़ने से बिजी होने के कारण जल्दी से सो गया था। जब फ़ोन बजा तो उसने बिना स्क्रीन पर नंबर देखे ही फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया और नींद में कहा, हेलो। अनामिका के कानों में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो एक सुकून उसे महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, हेलो। आदित्य नींद से बेहाल था। उसे नहीं पता था फोन पर अनामिका है। उसने फिर नींद में ही कहा, हाँ, आप सो रहे हैं? अनामिका ने पूछा तो आदित्य ने कहा, हाँ। नींद में उसकी आवाज़ और भी प्यारी लग रही थी। अनामिका मुस्कुराने लगी और कहा, ठीक है, फिर आप सो जाइए। आदित्य हाँ कहकर वापस सो गया, लेकिन सोने से पहले वह अपना फ़ोन काटना भूल गया। उसकी सांसों की आवाज़ अनामिका को साफ सुनाई दे रही थी। अनामिका वहीं बैठकर खामोशी से आदित्य की सांसों को सुनती रही। जब ठंड का एहसास हुआ तो वह उठकर अंदर चली आई। फ़ोन अब भी चालू था। अनामिका फ़ोन को कान से लगाई ही सो गई। दोनों के फ़ोन चालू थे और दोनों तरफ कोई शोर नहीं था, बस एक दूसरे की सांसों का शोर था जो एक दूसरे के कानों में पड़ रहा था। सुबह जब आदित्य उठा तो देखा उसका फ़ोन चालू था। स्क्रीन पर नंबर देखा जिसकी कॉल टाइमिंग घंटों में दिखा रहा था। आदित्य के पास अनामिका का नंबर नहीं था, इसलिए वो जान नहीं पाया
उसने फ़ोन काटा और वही नंबर रीडायल किया। उधर अनामिका के कान के पास जैसे ही फ़ोन बजा, वह एकदम से उठकर बैठ गई और फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। आदित्य ने जैसे ही अनामिका की आवाज़ सुनी, हैरान रह गया और कहा, अनामिका तुम, मतलब तुमने फ़ोन किया था? सॉरी, आप सो रहे थे? अनामिका ने आदित्य की बात पूरी करते हुए कहा, सॉरी, मैं सो गया था शायद। कोई बात नहीं। आपका एग्ज़ाम कब है? आज ही है, अभी उठा हूँ, फिर यूनिवर्सिटी जाना है। आदित्य ने आंखें मसलते हुए कहा। तो अनामिका बोली, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अनामिका खामोश हो गई। आदित्य भी चुप। दोनों आगे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आदित्य बोल पड़ा, तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ठीक है, मैं नहाने जाऊं? लेट हो जाऊंगा। हाँ जाइए, रखता हूँ, ख्याल रखना। आदित्य ने कहा। तो अनामिका बोल पड़ी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके एग्ज़ाम अच्छा हो और आपके अच्छे नंबर बने। आदित्य ये बात सुनकर मुस्कुरा उठा और कहा, हाँ। अनामिका ने फ़ोन काट दिया। आज दोनों की सुबह की शुरुआत एक दूसरे की आवाज़ से हुई थी। अनामिका उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहाने के बाद अनामिका बाहर आई, सूट पहना और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। आज मुस्कुराहट उसके होंठों पर जैसे बस सी गई थी। उधर आदित्य ने फ़ोन रखा और नहाने चला गया। उसने नीली रंग की शर्ट और सफ़ेद जीन्स पहनी और बाहर आ गया। तनु उसके और सौमित के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। आदित्य को देखते ही जीजू ने खिंचाई करते हुए कहा, आदित्य बाबू, पेपर देने जा रहे हो या किसी के साथ डेट पर? मतलब इतना कातिलाना बनकर। जीजू, सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं आप? एंट्रेंस देने जा रहा हूँ, कम से कम आशीर्वाद दे दो। तो जीजू बोले, आप एक बार फिर टॉप करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बातें बाद में कीजिएगा, पहले नाश्ता करो और आदित्य को यूनिवर्सिटी छोड़ना है। तनु ने नाश्ता प्लेटों में रखते हुए कहा, जी मैम साहब, और कुछ? जीजू ने कहा। तो आदित्य और तनु दोनों हंसने लगे। नाश्ता करने के बाद आदित्य और सोमित घर से निकल गए। आदित्य को यूनिवर्सिटी छोड़कर सोमित अपने ऑफिस निकल गया। आदित्य अंदर गया, अपना रोल नंबर चेक किया और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ से आज उसकी एक नई शुरुआत होने वाली थी। आदित्य ने पेपर किया और बाहर चला आया। जीजू को फ़ोन किया तो उन्होंने 10 मिनट में आने का कहा। आदित्य ने फ़ोन वापस जेब में रख लिया और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। सामने बड़ा सा पार्क था जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे। आदित्य ने जेब से फ़ोन निकाला और उसमें अनामिका की तस्वीरें देखने लगा। इस वक्त वह उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी एक बॉल आदित्य के पास आई। आदित्य ने देखा एक छोटी बच्ची उसके पास ही चली आ रही थी। उसने प्यारी सी आवाज़ में कहा, पास द बॉल प्लीज़। आदित्य को वह बड़ी प्यारी लगी। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कम हियर। बच्ची उसके पास चली आई तो आदित्य ने बड़े प्यार से कहा, व्हाट्स योर नेम? अनामिका शर्मा। अनामिका नाम सुनते ही आदित्य के सामने अनामिका का चेहरा सामने आ गया और वह बच्ची को देखकर सोचने लगा, मेरी अनामिका भी बचपन में ऐसी ही रही होगी ना, क्यूट सी, प्यारी सी। अंकल बॉल प्लीज़। बच्चे की आवाज़ से आदित्य की तंद्रा टूटी तो आदित्य ने बॉल उसे थमा दी और कहा, आप बहुत क्यूट हो बेटा, बिल्कुल अनामिका की तरह। आपकी अनामिका? बच्ची ने पूछा। हाँ, मेरे पास भी एक क्यूट सी अनामिका है जो कि मेरे घर में ही रहती है, आप देखोगे? बच्ची ने हाँ में गर्दन हिला दी तो आदित्य ने उसे अनामिका की तस्वीर दिखाई। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत सुंदर हैं। हाँ बहुत, आदित्य ने ठंडी आह भरते हुए कहा। बच्ची आदित्य के पास आई, उसे नीचे झुकने को कहा तो आदित्य नीचे झुका। बच्ची ने उसके गाल पर किस किया और कहा, आप भी बहुत स्वीट हो अंकल। आदित्य शर्मा गया और अपने गाल पर हाथ लगा लिया। बच्ची अपनी बॉल लेकर चली गई। तभी जीजू आए और कहा, ये दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रहे हो? अरे जीजू, आप कब आए? जीजू की आवाज़ सुनकर आदित्य उनकी ओर पलटा। मुझे आए 32 साल हो चुके हैं दुनिया में। क्या जीजू आप भी? अब चलो, आदित्य ने कहा और दोनों गाड़ी की ओर बढ़ गए। आदित्य का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो चुका था। वह सोमित जीजू के साथ घर आ गया। खाना खाया और उसके बाद तनु, सोमित, काव्या और आदित्य शॉपिंग करने के लिए निकल गए।
मार्केट में आकर तनु ने अपने लिए आकाश की शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े, गहने और भी जरूरी सामान खरीदा। काव्या के लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। आदित्य सौमित अपने लिए ब्लेजर और जीन्स देख रहे थे। कहने को दोनों में जीजा साले का रिश्ता था, लेकिन दोस्त से कम नहीं थे दोनों। हालांकि आदित्य उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन टांग खींचने में वह सोमित से 2 कदम आगे ही था। सोमित जीजू ने अपने लिए कपड़े लिए, लेकिन आदित्य को समझ नहीं आ रहा था वह क्या ले। कुछ ब्लेजर्स देखने के बाद आदित्य को काले रंग की किनारी वाला सफेद ब्लेजर पसंद आया। आदित्य ने वो ले लिया। उसने कुछ कपड़े और खरीदे और सुमित के साथ बाहर आ गया। जब तनु ने उन दोनों के हाथों में इतने सारे बैग देखे तो हैरानी से कहा, आप दोनों की शॉपिंग तो लड़कियों से भी ज्यादा है। सुमित और आदित्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। धन्य है आप दोनों भी, अब चलें, तनु ने कहा। चारों मॉल से बाहर आ गए और आगे बढ़ गए। तनु को नीता के लिए भी तोहफा खरीदना था, इसलिए वह ज्वेलरी शॉप में आ गई। सुमित की पसंद से उसने नीता के लिए बहुत ही प्यारे सोने के झुमके देखे। आदित्य को भी वो बहुत पसंद आए। तभी जीजू ने आकर उसके कान में कहा, आप भी अपनी वाली के लिए कुछ खरीद लो। आदित्य ने ना कहा तो जीजू बोले, क्यों? उसे महंगे तोहफे पसंद नहीं हैं। मैंने कुछ देना भी चाहा तो साफ मना कर देगी वो। तो खामखा क्यों अपना ईगो हर्ट करना। क्या बात है साले साहब, मतलब इतना सोचने लगे हो आप, कमाल है। जीजू ने फिर आदित्य को ताना मारते हुए कहा। आदित्य मुस्कुरा दिया। जीजू ने ये बात तो सच ही कही थी। अनामिका के आने के बाद से आदित्य में बहुत से बदलाव आ चुके थे और वो सब अच्छे बदलाव थे। इस सख्त मिजाज लड़का अब पहले से ज्यादा नरमी से पेश आने लगा था। जीजू वहां से हटकर साइड में गए। उन्होंने एक प्यारी सी डायमंड रिंग निकाली और उसे लेकर आदित्य के पास आकर कहा, हो सकता है उसे महंगे तोहफे पसंद न हो, पर जब तुम घुटनों पर बैठकर उसके सामने ये रिंग करके अपने प्यार का इजहार करोगे तो वो ना नहीं कह पाएगी। आदित्य ने जीजू के हाथ से रिंग लेकर देखी, वो सच में ही बहुत प्यारी थी। आदित्य मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है ले लीजिए, लेकिन इसका बिल मैं पे करूँगा। अरे बिल्कुल, तुम ही करो, मैं पैसे भी नहीं करने वाला, जीजू ने मजाकिया लहजे में कहा। दुकान वाले ने रिंग को बॉक्स में रखकर बॉक्स और बिल आदित्य को बढ़ा दिया। आदित्य ने खुशी खुशी उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अचानक आदित्य को शरारत सूझी और उसने तनु से कहा, दी जीजू को ये डायमंड का नेकलेस बहुत पसंद आ रहा है, आपके लिए देखिए। कहकर आदित्य साइड हो गया। सुमित मन ही मन उसे कोस रहा था। तनु पहले बहुत खर्चा कर चुकी थी, लेकिन आदित्य के कहने पर वह सुमित के पास आई और कहा, सच में ये आपको अच्छा लग रहा है? बेचारा सुमित मरता क्या न करता। मजबूरी में जबरदस्ती मुस्कुराकर हामी भर दी। तनु ने नेकलेस उठाया और गले से लगाते हुए कहने लगी, लग तो अच्छा ही रहा है, वैसे मेरा इतना मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। वैसे भी आपकी पसंद का आज कुछ भी नहीं लिया मैंने। सुमित कभी तनु को देखता तो कभी आदित्य को। खैर सुमित ने बाकी सामान के साथ वह भी पैक करवा दिया। सभी बाहर निकल आए। आदित्य को सुमित का हाल देखकर हंसी आ रही थी। काव्या के कहने पर सभी आइसक्रीम खाने चले आए। बाकी सब गाड़ी में बैठे थे। आदित्य सबके लिए आइसक्रीम लेने चला आया। उसने 4 स्कूप लिए और जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने लगा, सामने से आती लड़की उससे टकरा गई और सारे स्कूप नीचे जा गिरे। लड़की फोन कान से लगाए हुए थी। उसने जब स्कूप नीचे गिरे देखे तो फोन काटते हुए आदित्य से कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, आदित्य ने बिना लड़की की तरफ देखे हुए कहा। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा, हे तुम तो वही हो ना जो मुझे ट्रेन में मिले थे? क्या नाम था तुम्हारा? आई थिंक आदित्य। आदित्य ने सामने देखा तो उसे याद आया, ये इसी का थी जो उसे दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मिली थी। आदित्य को चुप देखकर उसने कहा, अरे मैं इसी का, ट्रेन हेल्प, याद आया कुछ? हाँ याद आया, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुमसे फिर मुलाकात होगी। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब गिर गया। मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद देती हूँ। इट्स ओके, मैं दूसरे ले लूँगा।
कहते आदित्य वापस शॉप की ओर बढ़ गया। इशिका भी उसके साथ साथ चली आई। आदित्य ने 4 आइसक्रीम ऑर्डर की। पास खड़ी इशिका ने कहा, सो अकेले? नहीं, दी और जीजू साथ में है। आदित्य ने सामने खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करके कहा। इशिका ने देखा और कहा, गुड। इशिका आदित्य से आगे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही दुकान वाले ने आदित्य को उसका ऑर्डर दिया और आदित्य इशिका को बाय बोलकर चला गया। गाड़ी में आकर उसने सबको आइसक्रीम दी तो तनु ने कहा, वो लड़की कौन थी? तू जानता है उसे? दिल्ली आते वक्त ट्रेन में मिली थी। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं दी, बस नॉर्मल हाय हेलो। तनु ने आगे कोई बात नहीं पूछी और सभी घर के लिए निकल गए। यहाँ इंदौर में बड़े जोरों शोरों से आकाश की शादी की तैयारियां चल रही थी। राकेश की बहन और उसका परिवार 5 दिन पहले ही शादी में आ चुका था, जिनमें फूफा जी, उनकी बड़ी बेटी सुनीता और बेटा लच्छी भी आया हुआ था। उनके आने से घर भरा भरा लगने लगा था। राधा को किचन में परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए राकेश ने 1 हफ्ते के लिए खाना बनाने वाले को बुक कर लिया। राधा को किचन से आराम मिला तो वह बाकी कामों में बिजी हो गई। सुनीता और बुआ उनकी पूरी मदद करवा रही थीं। आज घर में गणेश पूजन था और हॉल में उसी की तैयारियां चल रही थीं। दोपहर तक सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें आ चुकी थीं। राधा ने अपनी कुछ सहेलियों को भी बुलाया था। पंडित जी आ चुके थे। आकाश महरून रंग का कुर्ता और सफ़ेद चूड़ीदार पहनकर आया। पंडित जी ने उसके साथ मिलकर गणेश पूजन किया। हॉल में जमा महिलाएं शुभ मंगल गीत गा रही थीं। अनामिका को सब बहुत रोमांचक लग रहा था। वह पहली बार शादी की रस्में देख रही थी। घर की बैठी औरतों की नजरें अनामिका पर ही थी। वह थी ही इतनी प्यारी कि हर किसी की नजरों को भा जाती। आकाश को पूजा घर की ओर ले जाकर पंडित जी ने उसके दाहिने हाथ को हल्दी से भिगोया और हाथ की छाप दीवार पर लगवा दी। ये शादी की रस्मों का शुभारंभ था। उन्होंने आकाश के हाथ पर कलेबा और पीला धागा बांधते हुए उसे शादी के बाद खोलने की हिदायत दी। रस्म के बाद औरतें अपने अपने घर चली गईं। बस घर वाले थे। लच्छे बाहर का काम देखने राकेश के साथ चला गया। राधा रसोई में आई। उसने देखा खाना तैयार था। उसने सबके लिए खाना लगवाया। सभी ने खाना खाया और अपने अपने कामों में लग गए। अनामिका खाना खाने के बाद बगीचे में चली आई, जहाँ रघु पौधों को साफ कर रहा था। सब थे उस घर में, बस आदित्य नहीं था और अनामिका उसे बहुत याद कर रही थी। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। हल्की धूप उसे सुहा रही थी। अनामिका अपने दोनों हाथों को आपस में समेटे बैठी थी। रघु की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा, दीदी बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछे। हाँ रघु भैया पूछिए। आप इतना उदास क्यों हैं? घर में शादी है, खुशी का माहौल है, फिर भी उदास नहीं है रघु, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा तो यहाँ चले आए। थोड़ी देर की बात है, फिर तो मेहमान आने शुरू हो जाएंगे ना दीदी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वक्त का। हाँ, अनामिका ने कहा और फिर आदित्य के बारे में सोचने लगी। उधर एक बार फिर आदित्य के छींकों से हाल बेहाल था। उसकी नाक लाल हो चुकी थी। उसने सारी पैकिंग की और बेड पर बैठकर अनामिका के लिए लाई रिंग देखकर सोचने लगा, यू आर द फर्स्ट गर्ल अनामिका, जिसे मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ। बस जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुँचना है ताकि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूँ। लेकिन तुमने भी तो नहीं कहा ना कि तुम मुझे चाहती हो। फिर भी मैं इंतजार करूँगा तुम्हारे हाँ का। आदित्य पैकिंग हो गई तो चलें, शाम 7 बजे की ट्रेन है। तनु ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ दी, सब हो गया, आप चलिए मैं आता हूँ। आदित्य ने डिब्बा बैग की पॉकेट में डालते हुए कहा। चारों अपने सामान के साथ घर से निकल गए। काव्या तो बहुत खुश थी अपनी अनु से जो मिलने वाली थी, और आदित्य की खुशी की वजह भी इस बार अनामिका ही थी। सभी स्टेशन पहुंचे और टिकट कंफर्म कर अपनी सीटों पर आ बैठे। आदित्य और काव्या एक तरफ थे, तनु और सोमेश दूसरी तरफ। रात का खाना तनु घर से पैक करके लाई थी। सबने वहीं खाया और फिर अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। तनु और सोमित नीचे वाली बर्थ पर और आदित्य काव्या के साथ ऊपर वाली बर्थ पर, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह पीठ लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा।
आदित्य जैसे ही रुका, नीचे लेटे तनु और सुमित उठ खड़े हुए और आदित्य को देखकर गाने लगे। आदित्य को लगा वे दोनों सो रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। उन्हें गाता देख आदित्य गुनगुनाने लगा, अब इतनी रात में कोई गाना गाएगा, वो भी ट्रेन में, तो अजीब लगेगा ही। पास वाले डिब्बे से एक आदमी उठकर आया और कहा, भाई साहब, आप लोगों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो बता दो, सो जाए। 2 दिन से सफर कर रहे हैं। सुमित ने कान पकड़ लिए और कहा, माफ करना भैया, थोड़े भावनाओं में बह गए थे। आदमी के जाने के बाद सुमित जीजू ने आदित्य को नीचे आने का इशारा किया। सुमित जीजू फिर से तनु के बगल में जाकर बैठ गए और आदित्य उन दोनों के सामने वाली बर्थ पर। तनु भी उठकर बैठ गई तो सुमित ने कहा, साले साहब, इस तरह तो रात मुश्किल कटेगी। समझ सकता हूँ आपकी बेसब्री, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। ऐसी बात नहीं है जीजू, आदित्य ने झेपते कहा। अच्छा ये तो बता दे, ये शुरू कब हुआ? तनु ने भी आदित्य की लव स्टोरी में दिलचस्पी दिखाते पूछा। आप लोग सच में जानना चाहते हो? आदित्य ने दोनों को हैरानी से देखकर पूछा। हाँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आदित्य ने लेटते हुए कहा। ये सही बात नहीं है साले साहब, बता भी दो यार, हमें भी पता चले। आखिर इतना सख्त मिजाज लड़का अनामिका के प्यार में कैसे पड़ गया? जीजू ने कहा तो आदित्य उठकर बैठ गया। कहने लगा, दी जीजू, पता है वो सबसे अलग है, मतलब उसके जैसा मुझे कोई नहीं दिखता। कॉलेज में इतनी लड़कियों के प्रपोजल ठुकराने के बाद मेरी नजरें उस पर ही क्यों रुकी पता नहीं। शुरू में बहुत गुस्सा आता था जब वो टोकती थी, सबके साथ अच्छे से पेश आती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी, पर फिर भी धीरे धीरे आदत हो गई। यही तो शुरुआत थी प्यार की साले साहब। अरे आप कहाँ बीच में बोल रहे हैं, उसे बताने तो दीजिए, तनु ने कहा तो आदित्य हंसने लगा और आगे बताने लगा, वो हमेशा मेरी चाय में चीनी डालना भूल जाती है। उसकी बातें बहुत मीनिंगफुल होती है, बस कोई समझने वाला होना चाहिए। कभी कभी उसे देखकर लगता है, मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचती, बस उसे उन सबको खुश रखना है जो उसके आसपास हैं, और उसकी यही खूबी उसे सबसे अलग बनाती है। और फिर तुम्हें उससे प्यार कब हुआ? इस बार सवाल तनु ने किया तो आदित्य मुस्कुरा उठा और कहने लगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे अनामिका से इतनी जल्दी अटैचमेंट हो जाएगा, वो भी इतना एक काम के सिलसिले में। जब अनामिका को लेकर मैं जबलपुर गया था, तब मैंने उसकी असली खुशी देखी थी। उसे पहली बार मुस्कुराते खिलखिलाते देखा था। जब घर जाकर उसे अपने अतीत के बारे में पता चला तो पहली बार वो मेरे सामने रो पड़ी। उसका दर्द, उसके आंसू मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ दे रहे थे और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैं उसका दर्द महसूस कर रहा हूँ। जब रोते हुए आकर वो मेरे गले लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उसका मुझे लेकर जो भरोसा था, जो उम्मीदें थीं, वो प्यार ही तो था। हाउ रोमांटिक साले साहब। जब इतनी फीलिंग्स है तो अनामिका से कहा क्यों नहीं? कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जीजू, वो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझती है। आई थिंक मेरे कहने से पहले ही वो मेरी हर बात जान जाती है। जब साथ होती है तो समझ नहीं आता क्या कहूँ क्या नहीं। आई थिंक अनामिका भी तुम्हें पसंद करती है, तनु ने कहा तो आदित्य बोल पड़ा, कैसे? जिस तरह से वो तुम्हारी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, तुम्हें प्यार से देखती है, तुम्हारा गुस्सा चुपचाप सहती है। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। लड़कियां ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करती हैं, वो सामने वाले का सब्र आजमाती हैं, उसके बाद भी इंतजार करती हैं कि लड़का ही आकर अपने दिल की बात कहे। इसलिए मेरे सड़ू भाई, देर हो उससे पहले जाकर अनामिका को बोल दो कि तुम उससे प्यार करते हो। तनु ने हंसते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर तनु, आदित्य को सड़ू कहकर सिर्फ अनामिका ही बुला सकती है ना सड़ू? जीजू ने आदित्य की ओर देखकर शरारत से कहा। आदित्य जीजू को घूरने लगा तो सुमित ने उसके बगल में आकर बैठते हुए कहा, वैसे कुछ भी हो, इसकी और अनामिका की जोड़ी बेस्ट है।
आदित्य मुस्कुराने लगा तो तनु ने कहा, बस तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर न लगे और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तभी चाय वाला उधर से गुजरा। जीजू ने उससे 3 चाय ली और एक एक करके तनु आदित्य को बढ़ा दी। तीनों ने चाय पी और फिर चल पड़ी। तीनों के बीच कभी न खत्म होने वाली गुफ्तगू, जो कि अनामिका को लेकर ही थी। और जितने प्यार से आदित्य उन दोनों को अनामिका के बारे में बता रहा था, उतने ही प्यार से तनु और सोमित जीजू उसे सुन रहे थे। देर रात तक जागने के बाद तीनों सोने चले गए और इस बार उन्हें सच में नींद आ चुकी थी। अगली सुबह अनामिका उठी तो अवनी ने उसे बताया कि आदित्य जीजू और तनु दी के साथ वापस आ रहा है। अनामिका ने सुना तो खुश हो गई। उसका मन तो नाचने का कर रहा था, लेकिन अवनी के सामने उसने खुद पर कंट्रोल रखा और कहा, कब पहुंचेंगे वो लोग? 10 बजे। मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, तुम चलोगी? अवनी ने पूछा तो अनामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो अवनी ने कहा, तो यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। अनामिका उठी और नहाने चली गई। जब वापस आई तो कबर्ड से कपड़े निकालकर देखने लगी। आज पहली बार अनामिका अपने कपड़ों पर ध्यान दे रही थी। एक एक करके वह सारे कपड़े बेड पर डाल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या पहने। तभी अपने कमरे में आई। उसने अनामिका को देखा तो कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बाबा। अवनी, हमें समझ नहीं आ रहा क्या पहने। कुछ भी पहन लो, भाई को तो तुम पसंद आ ही जाओगी। सट आप, बताओ ना हम क्या पहने। अच्छा, कल जो सफ़ेद कुर्ती हम लोग मार्केट से लाए थे ना, तुम वो पहन लो। आज आकाश भैया की हल्दी भी है तो सही रहेगा। और वैसे व्हाइट आदित्य भैया का फेवरेट भी है। कहते हुए अपनी वहां से भाग गई। अनामिका को तंग करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अनामिका ने फटाफट से वो सफेद रंग की कुर्ती लाल चूड़ीदार के साथ पहनी और दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर आ गई। आदित्य को देखने की इतनी जल्दी थी उसे कि जल्दबाजी में ना आज उसने ठीक से बाल बनाए, ना ही कानों में कुछ पहना। नीचे आई तो दादी ने पूजा की थाली से कुमकुम उसके माथे पर लगा दिया। अनामिका अवनी के साथ बाहर निकल आई। अवनी और अनामिका अपनी स्कूटी से स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आने में अभी वक्त था। अनामिका बार बार खड़ी देखती तो कभी रेलवे ट्रैक को। अपनी उसकी बेचैनी खूब समझ रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन आई। जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, अनामिका की धड़कनें उसी लय में धड़कती जा रही थी। ट्रेन आकर रुकी। डिब्बे से जीजू अपने बैग के साथ निकले तो अवनी भागकर उनके पास गई। अनामिका भी चली आई। उसने नमस्ते की और देखा जीजू के पीछे तनु दी काव्या का हाथ पकड़े नीचे उतरी। उसके बाद दूसरे पैसेंजर उतरने लगे। आदित्य तो उतरा ही नहीं। अनामिका देखे जा रही थी। सब एक एक करके उतर रहे थे, लेकिन उनमें आदित्य नहीं था। अनामिका उदास हो गई तो तनु ने कहा, चले अनामिका, आप लोग ही आए हो? अनामिका ने पूछा। हाँ, मैं, तनु और काव्या। अनामिका ने हाँ कहा। उसकी खुशी उदासी में बदल गई। आदित्य नहीं आया था। तभी किसी ने उसके बगल में आकर उसके कान के पास आकर कहा, क्यों, कोई और भी आने वाला था क्या? अनामिका ने अपनी बगल में देखा तो आदित्य खड़ा था और बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जीजू, तनु और अवनी अनामिका की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चलो जीजू, चलते हैं, आज आकाश भैया की हल्दी है, मजा आने वाला है, अवनी ने कहा। काव्या ने अनामिका को चुप देखा तो नीचे झुकने का इशारा किया। अनामिका नीचे हुई तो काव्या ने उसके कान में कहा, मामू आपको बहुत तंग करते हैं नानू। अब मैं आ गई ना, अब हम मिलकर इनको परेशान करेंगे। नन्ही काव्या की बात सुनकर अनामिका मुस्कुरा दी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जीजू, अपनी और तनु आगे बढ़ गए। काव्या को लेकर अनामिका जाने लगी और आदित्य को देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, सड़ू। कितने दिनों बाद आदित्य ने अनामिका के मुंह से अपने लिए वो नाम सुना था। अनामिका आगे बढ़ गई तो आदित्य ने बड़े प्यार से कहा, अजी सुनिए। अनामिका हैरानी से पलटी और कहा, जी सॉरी। आदित्य ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा तो अनामिका मुस्कुरा दी। आदित्य भी अपना बैग उठाए उसके साथ चल पड़ा। जीजू ने ऑटो किया और सब उसमें आ बैठे। आदित्य काव्या के साथ अवनी की स्कूटी लेकर निकल गया। सभी घर पहुंचे। राधा ने आदित्य को देखा
तो खुश हो गई। सभी सुमित और तनु से मिले और फिर राधा ने उन्हें फ्रेश हो जाने को कहा ताकि आकाश की हल्दी की रस्म में सभी शामिल हो सकें। आदित्य भी अपना बैग लिए अपने कमरे में आया। अनामिका को देखते ही उसका दिल खुश हो गया। नहाने के बाद वह कबर्ड के सामने आया और खोला तो कुछ कपड़े छोड़कर बाकी कपड़े गायब थे। आदित्य ने टी शर्ट और ट्राउजर पहना और कमरे से बाहर आया। उसने ऊपर से ही राधा को आवाज लगाई और कहा, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? रघु को दिए थे प्रेस करने को, रुक मैं भेजती हूँ उसे। राधा ने कहा तो आदित्य वहीं हॉल में चक्कर काटने लगा। कुछ ही देर में रघु आया और कहा, हाँ आदित्य बाबा। रघु मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं? आपके कपड़े, रुके मैं अभी लाया, रघु ने कहा और चला गया। आदित्य बालकनी में आकर खड़ा हो गया। कुछ देर में रघु आदित्य के प्रेस किए हुए कपड़े लेकर आया। उन्हीं कपड़ों में आदित्य की वो ब्लैक शर्ट भी थी जो अनामिका ने पहनी थी। रघु ने आदित्य को कपड़े दिए और नीचे चला आया। आदित्य कपड़े लेकर कमरे में आया। उसने जीन्स निकाल कर पहने और ब्लैक वाला शर्ट पहना। शर्ट पहनते ही उसे शर्ट से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आई। आदित्य को यह बड़ा अजीब लगा। वह वापस बाहर आया और रघु को फिर से आवाज लगाई। बेचारा रघु डरते डरते फिर ऊपर आया और कहा, जी भैया कपड़े तुमने प्रेस किए? वो आदित्य बाबा प्रेस तो मैं ही करने वाला था, लेकिन अनामिका दीदी ने कहा वो ही कर देंगी। कुछ गलती हुई क्या? रघु ने डरते डरते कहा। कपड़े अनामिका ने प्रेस किए? रघु ने कहा, हाँ। ठीक है तुम जाओ, कहकर आदित्य वापस कमरे में चला आया। आईने के सामने आकर वह खुद से ही बातें करते हुए कहने लगा, मतलब ये लेडीज परफ्यूम की स्मेल हमारी अनामिका की है। पागल लड़की सच में। लड़कों की शर्ट कौन पहनता है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए शर्ट वापस उतार दी और सफेद रंग की शर्ट पहन ली जो अनामिका की ड्रेस से मैच हो रही थी। तैयार होकर आदित्य नीचे आया। तब तक तनु और सुमित भी आ चुके थे। हल्दी की रस्म बाहर बगीचे में रखी थी। सभी वहां जमा हो गए। सुमित जीजू ने भी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तनु पीले रंग की साड़ी पहनी थी। आकाश आकर बैठ गया। सभी बारी बारी से उसे हल्दी लगाने लगे। जरूरी कॉल आने की वजह से आदित्य अंदर चला आया। तनु, सुमित जीजू, सुनीता, अवनी और अनामिका ने भी आकाश को हल्दी लगाई। सबने बहुत मजे किए। हल्दी सने हाथों के साथ में ढेर सारे फोटो लिए। अनामिका ने देखा आदित्य कहीं नजर नहीं आ रहा तो वह हल्दी से सने हाथों से ही उसे ढूंढने अंदर चली गई। आदित्य कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने अंदर काम करते रघु से पूछा, रघु भैया आदित्य जी को कहीं देखा? नहीं दीदी। अनामिका आदित्य को ढूंढते हुए बालकनी की ओर चली गई। आदित्य फोन कट करके हॉल में आया तो रघु ने कहा, आदित्य बाबा अनामिका दीदी आपके बारे में पूछ रही थी। आदित्य ने देखा अनामिका बालकनी की ओर से चली आ रही थी तो वह उसके पास चला आया और कहा, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ। क्यों, कुछ काम था? हाँ, वो सब आकाश भैया को हल्दी लगा रहे हैं, आप वहाँ से गायब थे तो हमने सोचा क्यों ना आपको हल्दी हम ही लगा दें। कहकर अनामिका ने हाथों पर लगी हल्दी आदित्य के दोनों गालों पर लगा दी और बाहर भाग गई। आदित्य भी उसके पीछे आया और बाहर आकर उसने आकाश को हल्दी लगाई। उसके गालों पर हल्दी लगी देखकर बुआ ने कहा, अरे बबुआ तुम्हें हल्दी किसने लगा दी? आकाश के साथ कहीं तुम भी तो दुल्हन लाने का नहीं सोच रहे हो? नहीं बुआ, मेरी दुल्हन लेने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आदित्य ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा तो अनामिका शर्माकर तनु के पीछे छुप गई। आदित्य ने नीचे रखी थाली से हल्दी अपने हाथों में उठाई और अनामिका की ओर बढ़ा कि अनामिका अंदर भाग गई। आदित्य भी उसके पीछे चला आया। बाकी सभी घर वाले बाहर नाच गाने में बिजी थे। अनामिका अंदर आ गई। उसके पीछे आदित्य भी। घर के एक कोने में आकर अनामिका रुक गई। आदित्य बिल्कुल उसके सामने जाए तो कहाँ जाए। आदित्य ने अनामिका को हल्दी लगाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाए, अनामिका ने कहा, आप हमें हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें बिना हाथों के भी हल्दी लगा सकता हूँ। वो कैसे? आदित्य ने अपने हाथों पर लगी हल्दी को अपने ही गालों पर लगा ली।
और अनामिका की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। आदित्य की नजदीकियों से अनामिका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आदित्य ने अपना गाल अनामिका के गाल से लगाया और अपने गाल की हल्दी अनामिका के गाल से लगा दी। वो बहुत खूबसूरत एहसास था जिससे अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ शर्म से और कुछ आदित्य के चुअन से। अनामिका के दूसरे गाल के साथ भी आदित्य ने वही किया और फिर कहा, देखा, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया है। अनामिका ने अपनी आंखें खोली। आदित्य उसे ही देख रहा था। अनामिका ने अपने हल्दी वाले हाथ आदित्य की शर्ट पर लगाते हुए उसे पीछे ढकेला और वहां से बाहर की ओर भाग गई। जाते जाते वह अपने हाथों की छाप आदित्य के शर्ट पर छाप गई।